This call is now being recorded. This call is now taking notes. तो हमारी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत और जसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहाँ के मनीषी ब्रह्मलीन एमपी खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को यह शोहरत प्राप्त हुई है और हमारी इस एक्यूप्रेशर विधा को इतनी ख्याति और इतनी उन्नति मिली हुई है। खेमका सर के कुछ सपने हैं, उनके कुछ मोटो हैं। उनका मोटो है ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत सारे संसार में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा, आपके घर परिवार पास पड़ोस इष्ट मित्र बंधु बांधवों को ही नहीं मिलेगा, वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इसी विचार के साथ हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में जो ये हमारा अग्निवेश किताब है, ये अग्निवेश किताब है। इसी पर से हम लोग चैप्टर 3 इसका ले रहे थे, जो हमारा है शरीर की संरचना, बॉडी मैनेजमेंट। तो उसी पर हम लोग उसी के आगे, उसमें कुछ हमने सिस्टम पढ़े थे, हम उसी के आगे सिस्टम्स की चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे कल तंत्रिका तंत्र पर, हम लोग शुरुआत करने जा रहे थे। तो तंत्रिका तंत्र क्या है? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, जैसे हम लोगों ने कहा था कि अगर हम शरीर को ये माने कि शरीर हमारा बनाता है ब्लड, और उसके ब्लड बनाने के लिए हमारा पाचन तंत्र जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो उसको रक्त बनाने के काम करता है, यानी न्यूट्रिशंस देता है, सारी चीजें मिला करके वहां एक जगह इकट्ठा करता है और तब रक्त बना लेता है। रक्त बनाने के बाद उसको ट्रांसपोर्टेशन का काम एक जिम्मा देता है सर्कुलेशन सिस्टम को, जिसका हार्ट नेता है, यानी जो अध्यक्ष है वो हार्ट है उसका। हार्ट के पास वेन्स है, हार्ट के पास आर्टरीज है, और हार्ट को सर्कुलेशन सिस्टम में हम लोग लिम्फेटिक सिस्टम को भी शामिल कर लें तो उसके पास एक लिम्फेटिक सिस्टम भी है। यानी इन दोनों सिस्टम के सहारे वो क्या करता है, वो हमारे न्यूट्रिशन को और हमारे ऑक्सीजन को लेकर सब सेल को देता है, और सेल्स में जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या अन्य पदार्थ, उनको लाता है और लाने के बाद पुनः हार्ट में दे देता है। यानी ये काम जो है सर्कुलेशन सिस्टम कर रहा था। अब ये कैसे मालूम हो कि किस सेल को कितना चाहिए, ये मालूम करने का काम और कोई था ही नहीं। तो अब उसके लिए दो सिस्टम हमारे रिस्पॉन्सिबल हुए, एक था हमारा नर्वस सिस्टम और एक हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। ये दोनों सिस्टम मिलकर के, यानी फैक्ट्री के दोनों मैनेजर की भूमिका निभा रहे हैं और ये तय करते हैं कि हमको किसमें रक्त अधिक चाहिए, किसमें रक्त कम चाहिए। जो आराम कर रहा है उसको रक्त कम चाहिए, जो काम कर रहा है उसको रक्त अधिक चाहिए, ये तय करने का। तो नर्वस सिस्टम वही है, महत्वपूर्ण तंत्र है। क्या है इसमें? इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हम लोग अगर माने तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंट्रली लोकेटेड है, क्या है? ब्रेन, ऊपर ब्रेन है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के एक भाग और है स्पाइनल कॉर्ड। दो चीजें हैं जो रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, ये दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। इसका एक पेरिफेरी, ये सेंट्रली लोकेटेड है, इसके पेरिफेरी में भी एक सिस्टम है, उसको हम लोग कहते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो हम इन्हीं दोनों के माध्यम से हम अपना काम करते हैं। तो जो इनसे निकलती, जो नर्व निकलती है, वो इसका जो सेल कहा जाएगा, उस सेल का नाम न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन इसका होता है, और जो तंत्रिकाएं निकलती हैं, जो नर्व निकलती हैं, इन दोनों से वही नर्व इनर्वेट करती हैं, यानी इनर्वेशन माने प्रभावित करती हैं शरीर के या किसी ऑर्गन को या स्किन को या हमारे ऑर्गन को या हमारे किसी न किसी मसल्स को। तो मस्तिष्क क्या करता है, कोई इंफॉर्मेशन आई
जो बचपन से हम लोग सीखते हैं कि ये ऊंट है, ये गधा है, ये घोड़ा है, ये भालू है, ये हाथी है, ये व्यक्ति है, ये पेड़ है, ये सब ब्रेन उसको इकट्ठा करता रहता है और सीखता रहता है। इसके बाद जब होता है तो उनके पास, सबके पास एक उसका अपना एक ज्ञान का एक भंडार उसके पास हो जाता है कि ये इस तरह का जो आकृति का होगा उसको शेर हो कहा जाएगा, इस तरह की आकृति होगा वो बिल्ली कही जाएगी, इस तरह की आकृति होगा मनुष्य कहा जाएगा। ये सब ज्ञान उसके पास होता है। तो मस्तिष्क क्या है? विचार का, बुद्धि का, विवेक का, अनुभूति, इन सब का सेंटर है। इसको हम लोग सीपीयू कह सकते हैं। सीपीयू जैसे पूरा का पूरा सिस्टम कैसे है, सीपीयू की तरह फंक्शन करता है। कंप्यूटर हमारे पास है तो कंप्यूटर में सीपीयू है, कंप्यूटर में मॉनिटर है, और कंप्यूटर में हम फीडबैक देने के लिए एक कोई हम कीबोर्ड है। तो कीबोर्ड से हम कोई इंफॉर्मेशन देते हैं, उसके बाद हम जो उसके एनालिसिस सीपीयू करता है, और उसके बाद मॉनिटर उसको करता है, डिस्प्ले करता है। वैसे क्या होता है, हम लोग कोई भी, हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हम उनको कह सकते हैं आयुर्वेदिक की भाषा में शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। ये हम लोग अगर भाषा में, अपनी भाषा में कहें आयुर्वेदिक की भाषा में, तो हम शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द माने कान, शब्दों से कान सुनता है। स्पर्श से त्वचा, सब स्पर्श। रूप से आंखें, आंखें हमारी रूप को देखती हैं। रस, रस हम जिह्वा, और गंध नाक। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियां। ये जो भी ज्ञानेंद्रियां हमारी होते, टच, चाहे टच का हो, चाहे पेन का हो, चाहे टेम्परेचर का हो, चाहे प्रेशर का हो, किसी का भी हो, ये हमारी इंफॉर्मेशन यहाँ से जाती है। यहाँ पर कोई टच कर रहा है तो यहाँ से जाती है वो, और वो बताती है जाकर के ब्रेन को, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाती है, और वो ब्रेन को चली जाती है और बताती है कि ये टच जो है, ये किसी ने हमको टच किया, ये हमारा कौन सा परिचित का टच है कि अपरिचित का टच है। तो ये जो इंफॉर्मेशन जाती है नीचे से ऊपर तक, जो जहां शरीर के सबसे सर ऊपर बैठा हुआ है, मस्तिष्क ऊपर बैठा हुआ है, तो यहां से जो इंफॉर्मेशन गई तो नीचे से ऊपर को हम लोग बोलते हैं, इनको बोलते हैं सेंसरी नर्व। सेंसेस को ले जाती है, यानी सेंस को बताती है, तो इनको सेंसरी नर्व कहते हैं। फिर वहां पर जब यहाँ पर है तो यहाँ पर एनालिसिस होती है कि हमको क्या एक्शन लेना चाहिए। टच है तो हमको क्या एक्शन लेना चाहिए, पेन है तो क्या एक्शन लेना चाहिए, हमको डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ये निर्णय लेता है ब्रेन। ब्रेन को निर्णय लेने के बाद फिर ब्रेन एक्ट अपॉन करता है, कहता है कि हमको, जैसे हम कंप्यूटर में कहते हैं 2 और 2, हमने फीड किया 2 प्लस डाला कीबोर्ड से, प्लस 2 डाल दिया, तो अब ये हम लोग एनालिसिस कर रहा है कंप्यूटर और सीपीयू, और उसके बाद हमको डिस्प्ले में देता था 4। तो ये जो कंप्यूटर काम कर रहा है वही काम हमारा ब्रेन को, ये सूचना मिली कि हमको पेन हो रहा है, तो वेदर वी हैव टू गो टू डॉक्टर, तो कहता है कि ठीक है हमको चलना है। तो उसने कहा यस, चलने का निर्णय लिया, और लेने के बाद उन्होंने कमांड दे दिया पैरों को कि आप चलो। तो ये तंत्रिकाएं जो नर्व कहलाती हैं, यही। अब जो ऑर्डर, यहाँ पर जब ऑर्डर देने की बात आई तो उसने ऑर्डर दिया कि ये कर दी। ये ऑर्डर जब ऊपर से फिर नीचे चली गई, और ये स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाएंगी, और ये इसको मोटर कमांड का बोलेंगे। इन पहले वाले सेंसरी नर्व, और ये मोटर कमांड आ रहा है, मोटर नर्व आ रही है। तो मोटर नर्व क्या करती है, आदेश लाती है। आदेश लाएंगे तो किसी मसल सिस्टम को लाएंगी, या ऑर्गन को लाएंगी, या तो किसी ऑर्गन में जाएंगी, कहेंगे हाथ, कोई दौड़ना है तो हार्ट को कहेंगे और पंप करो, ताकि जो है और रक्त आवे, ताकि और दौड़े। तो ये पंप करने का काम, सांस लेने का काम, ये सब काम तो या तो किसी ऑर्गन में जाएंगी, या हमारे किसी मसल सिस्टम में जाएंगी। हम कहेंगे कि हाथों को, हाथ दौड़े और तेज दौड़े, या हाथों से काम करें, या स्लैपिंग करें, कुछ भी जो भी है, आप दौड़ना होगा या स्लैपिंग करना होगा या मूवमेंट करना, मूवमेंट कोई भी होगा, उसमें मसल का इन्वॉल्वमेंट है। अब कुछ जो नर्व निकलती है, नर्व का भी हम लोग साधारण समझ रहे हैं, नर्व जो निकलती है वो या तो ब्रेन से निकलेंगी। तो इसको, इस एरिया को हमारे बीच में निशी मैडम ज्वाइन कर चुकी है, उनका भी स्वागत है। तो हमारे यहाँ पर जो इस वाले ब्रेन में, इसको क्रेनियल कैविटी कहते हैं। ये कैविटी है, सब पूरी सब कैविटी है, आकाश है हर जगह, यानी शून्य कैविटी है। तो यानी यहाँ पर ये इसको क्रेनियल बोलते हैं, तो क्रेनियल कैविटी। तो ये
चेस्ट हम लोग बोलते हैं तो ये थोरेसिक कैविटी, नीचे एब्डोमिनल कैविटी, नीचे पेल्विक कैविटी। तो ये जो कैविटी है, तो यहाँ इसको, तो यहां से अगर कोई निकलेगी और उसका सोर्स यहां होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रेनियल नर्व। जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगी उनको बोलेंगे स्पाइनल नर्व। तो ये जो होंगी ये 12 पेयर होंगी, क्रेनियल नर्व 12 पेयर होंगी, और जो यहां से निकलेंगे वो 31 पेयर होंगी। इन्हीं के सहारे पूरा काम होता है, ठीक है। मस्तिष्क के दो प्रमुख भाग होते हैं, पहला लघु मस्तिष्क, दूसरा बृहद मस्तिष्क। अब यहां समझ लीजिए, जो ये वाला है सेरेब्रम कहलाता है, ये वाला पूरा एरिया यहां से यहां तक पूरा, ये सेरेब्रम कहलाता है, ये बड़ा ब्रेन कहलाता है सेरेब्रम। और जो पीछे वाला होता है सेरेबेलम जिसको बोलते हैं, ये हमारा बोलता है छोटा मस्तिष्क, सेरेबेलम। तो ये जो कोई भी सारे इंफॉर्म, पीड़ा, स्पर्श, उष्णता, गर्मी, शीतलता, इन सब का ज्ञान कराते हैं। और इसी ब्रेन में कुछ हमारे सेंटर हैं जो हमका चिंतन करते हैं, विचार करते हैं, मनन करते हैं, कोई ऑर्डर देते हैं, कोई सोचते हैं कि ये क्या है। तो ज्ञान का भंडार भी यहीं पर है, या लेफ्ट साइड में आपके वो ये ब्रोका एरिया है जहां पर आप कोई चीज सोचते हैं, शब्द क्वाइन करते हैं, यहाँ पर। तो ये सब ब्रेन है। इसीलिए सर को बचाना चाहिए। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जाइए कहीं तो हेलमेट पहन लीजिए, ताकि सर और पीछे का ये वाला यहाँ पर जहां पर सेरेबेलम है, ये इसको भी बहुत खराब माना जाता है। अगर चोट लग जाती है तो यहाँ पर बहुत अधिक नुकसान होता है, फैटल है, ठीक है। अब यहां से जो नर्व निकलती हैं, यहां से तो क्या करती है वो यूं मेडुला ऑब्लांगेटा से, मेडुला से यूं हो जाती है, यानी लेफ्ट राइट चलाता है, राइट लेफ्ट को। इसीलिए राइट ब्रेन जो है लेफ्ट हाथ को कंट्रोल करता है, लेफ्ट ब्रेन राइट हाथ को कंट्रोल करता है, राइट साइड को, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। तो लघु मस्तिष्क ये सब है। अब हम लोग नाउ कम टू मस्कुलर सिस्टम। व्हाट इज मसल्स? मसल्स क्या है? तो मांसपेशियां हैं। ये ऐसे दो बोन है, यहाँ एक बोन है, एक बोन यहाँ है। हम लोग देखो जोड़ जोड़ के, यहाँ जोड़ है, ये जोड़ है। तो यहाँ पर बोन नहीं मूवमेंट करती है, मसल मूवमेंट करते हैं। तो इस मसल, एक मसल आएगी और वो क्या करेगी, इसको जोड़ेगी, इसको जोड़ देगी। देखिए ऐसे, इसको जोड़ेगी, ऐसे जोड़ देगी। वो मसल है, वो अंदर से जुड़ी हुई है, ये मसल जुड़ी हुई है। तो जैसे ही हम कोई मूवमेंट की बात करते हैं तो यहाँ जब उसको एक्शन आता है तो वो क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट करने में ये मूवमेंट हो जाता है, ये जुड़ी हुई, अटैच्ड है। तो ये अगर ये सिकुड़ेगी, मसल सिकुड़ेगी, तो ये अपने आप सिकुड़ जाएगा। तो हड्डी तो मूव नहीं कर सकती ना, हड्डी तो जैसे है वैसे रहेगी, मसल मूव करेंगी। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन के माध्यम से उसमें गति उत्पन्न करती है। तो विभिन्न मांसपेशियां इस तंत्र का निर्माण करती हैं। और ये इसी, कोई भी ब्रेन ऑर्डर देगा तो जब मसल्स को देगा काम करने के लिए, तो मसल्स को ऑर्डर देगा, मतलब उसके नर्व आएंगे, मसल्स को इनर्वेट करेंगे, यानी वहां पर प्रभावित करेंगे, और प्रभावित करने पर वो मूवमेंट होगा। तो मानव शरीर में दो तरह की पेशियां होती है, दो प्रकार की मसल्स होती हैं। एक है जो वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी माने जब भी जो पेशियां हम कहते हैं कि हम ये काम करें, जैसे हम कहते हैं हाथ की पेशियां, हाथ की पैर की पेशियां, हम कहते हैं हम चलेंगे, हम ब्रेन के कंट्रोल में है, और इसमें हम कहते हैं हम चलेंगे। तो उसने ऑर्डर दिया, हमने चलना शुरू कर दिया, यानी हमारे कंट्रोल में है कि मूवमेंट करना, हाथ का मूवमेंट, पैर का मूवमेंट, आंखों का मूवमेंट, ये सारा मूवमेंट है। तो वे पेशियां जो स्वयं की इच्छा शक्ति से संचालित होती हैं, हाथ, पैर, जीभ इत्यादि, ठीक है। हम कहते हैं हम चलाएंगे, हम बात करेंगे, इनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं। दूसरा क्या है, जो स्वयं की इच्छा शक्ति से संचालित नहीं होती, इनको इनवॉलंटरी मसल्स कहते हैं। इसका एक और नाम है जो ये वाली है, इनको स्केलेटल मसल कह देते हैं हम लोग। स्केलेटल मसल जो स्केलेटल से जुड़ी हुई है, तो हमारे उसमें है, बाहर की उसमें है, स्केलेटल मसल है। तो ये वॉलंटरी मसल को स्केलेटल मसल कह देते हैं। ये हमारी इच्छा शक्ति पर है, तो ये स्केलेटल मसल जब भी कहें समझ जाइए कि वो वॉलंटरी मसल है। लेकिन इनवॉलंटरी मसल, ये इनवॉलंटरी मसल ये आपकी इच्छा शक्ति पर नहीं है। जैसे हार्ट पंप कर रहा है लगातार, आप तो नहीं कमांड कर रहे, लंग्स कर रहा है पंप, वो भी लंग्स कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, सांस ले रहा है,
फैल रहा है, फूल रहा है, पिछड़ रहा है। स्टमक के अंदर की जो मांसपेशियां, वो जो स्टमक की, वो बाहर की जो एब्डोमेन वाली कुछ मांसपेशियां हैं जो हम योग वगैरह के माध्यम से आगे पीछे कर लेते हैं, वो तो हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जो अंदर की मांसपेशियां हैं वो कहाँ कंट्रोल में, वो तो अपने फंक्शन कर रही हैं, हमको मालूम नहीं पड़ रहा, ना आवाज आ रही, न बताते हैं और ना उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो उनको वॉलंटरी में सब हृदय, आमाशय, आंतों, इनकी अनैच्छिक पेशियां हैं जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो अपने आप चलती हैं। संकुचन और शिथिलन, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का गुण होता है, यही जो उसका वो है। ये शरीर की अस्थियों को, बोन को, आच्छादित बोन को कवर किए रहती हैं। आपका कोई बोन तभी आपका शरीर सुंदर लगता है, सुडौल लगता है, सुगठित लगता है। क्यों? अगर ये अस्थियां ना हो, यानी पेशियां ना हो और उसमें टिश्यू ना हो, आपका फैट टिश्यू वगैरह ना हो, तो आपका शरीर बहुत असुंदर लगेगा। हड्डियों का ढांचा, तो उसके ऊपर ये सब सारे कवरिंग है, जो पेशियां उसको आच्छादित किए हुए हैं, आपका टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू उसको आच्छादित किए हुए हैं, आपका फैट टिश्यू उसको आच्छादित किए हुए हैं। इनसे आपका शरीर सुगठित दिखाई दे रहा है, सुंदर दिखाई दे रहा है। ऐच्छिक पेशियां ऑस्टियोस्टेनस द्वारा जुड़ी होती है। ये कह रहे हैं जो बोन से, जो पेशियां, हमारी पेशियां और बोन के बीच में टेंडन होता है। ठीक है, तो बोन और मसल के बीच में, इसको बोलते हैं MTB, मसल टेंडन बोन, मसल और बोन के बीच में टेंडन होता है। अब बोनी सिस्टम, अब बोन आ गया, तो बोन 206 हड्डियों से मिलकर बना। हमारे टोटल शरीर में 206 हड्डियां हैं। आयुर्वेद और अधिक बात करता है, कहता है अधिक हड्डियां हैं, लेकिन फिर भी 206 हड्डियां हमारे कंसेप्ट में, जो मॉडर्न शरीर विज्ञान में, यानी जो मॉडर्न साइंस ने बताया। तो क्या होता है, यही हड्डियां आपको आकार दे रही हैं, ये खड़े होने का आधार दे रही हैं। बचपन में, जब बुढ़ावस्था में ये नहीं था, उसमें आकार आपके देखिए, ये आकार आपको आप यूं चल रहे हैं तो ये आकार दे रही हैं पैरों के आधार। ये दोनों गुरुत्वाकर्षण के आधार पर आपको एक देखिए, आपकी पीछे वाली देखिए, जो आपका हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर करने वाली वर्टिब्री है, वो ऐसे यूं करके यूं, ताकि वो आपको चलने की गति बना रखे और आपको गुरुत्वाकर्षण नियमों के अनुसार आपको बैलेंस प्रदान करे, तो वो काम करती है। तो एक पूरा आधार देती, पूरे शरीर को हर तरफ वो उन्हीं के ऊपर होता है। तो ये चलने का, मूवमेंट करने का, इन सब का एक आधार देती है और उससे आप काम कर पाते हैं। प्रमुख कार्य क्या है? देखिए, एक तो ये कि आपके पूरे सारे अंगों को प्रोटेक्शन दे रही है। प्रोटेक्शन तो दे रही है क्योंकि वो बनाए हुए, नहीं तो आपको अंग अपने आप गिर जाए या डैमेज हो जाए, तो सुरक्षा देना काम है। और आवश्यकता अनुसार गतिशील बनाना, बोन और मसल दोनों मिलकर तो गतिशील बना रहे हैं, तो बोन से भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं बोन से नहीं, तो बोन और मसल्स मिलकर आपको गति देते हैं। दूसरा क्या काम है? सख्त हड्डियां जोड़ों पर लीवर के समान गति करती है। लीवर जैसे आपका डायरेक्शन चेंज करना, देखिए ऐसे यूं कर लेते हैं कैसे भी, तो ये जो है लीवर के समान गति करती है, जिससे शरीर द्वारा विभिन्न कार्य संपादित किए जाते हैं। मूवमेंट होता है, पैरों का मूवमेंट, बाईं तरफ, लेफ्ट तरफ, आगे पीछे, ये सब जो करना है वो करते हैं। सामने के देखिए, अब देखिए, सामने की हड्डी जो होती है, ये बिल्कुल बीचों बीच जो है वो स्टर्नम कहलाती है ना। ये हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, ये हार्ट के उसमें है और जुड़ी हुई है किससे? के जो हमारा रिब्स है, रिब्स केज से जुड़ी हुई है। तो कहाँ कहाँ देखिए बोन मैरो का निर्माण कहाँ होता है? देखिए स्टर्नम, पैरों की लंबी हड्डियों, पैरों वाली खूब लंबी हड्डियां जो उसमें है वो, और 3-4 जगह और 4 जगह पर है, तो जो आपका ये कूल्हे की हड्डी है वहां पर, तो इन सब में आपका रक्त का निर्माण होता है। बोन मैरो यहाँ होता है, बोन मैरो से में ही रक्त निर्माण नहीं, यहाँ काट दीजिएगा, रक्त का निर्माण नहीं करती है। रक्त में हम लोगों ने कल बताया था कौन सा निर्माण करती है रक्त के, आप लोग भूल गए। कल मंजीत कौर मैडम बताया, निशु मैडम को बताया था, रक्त के कण का निर्माण। गुड, वेरी गुड। रक्त के कण का निर्माण करती है। रक्त का निर्माण तो कैपिलरी में होता है, ठीक है, गुड।
अस्थि मज्जा में हमारे वही जो WBC, RBC इन सब का निर्माण होता है, और ये जब जा करके निर्माण हो जाते हैं तो वहां रक्त का निर्माण होता है, तो रक्त के कणों का निर्माण करती है। बच्चों में हड्डियां पूर्ण विकसित दशा में नहीं होती, और ये 21 वर्ष तक तो ठीक से डेवलप करती हैं, और 18 वर्ष तक अधिक डेवलप करती हैं। 18 से फिर 25 वर्ष तक टोटल रिमॉडलिंग हो सकती है, रिमॉडलिंग होती है कि ऐसे ऐसे वो होती है, तो पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होती है। लेकिन इसीलिए कहते नहीं कि 18 वर्ष तक आपको आपकी हाइट बढ़ सकती है, तो वो तो हड्डियां जब विकसित होती है तो हाइट बढ़ती है। तो पूर्ण विकसित अवस्था 21 वर्ष के बाद फिर ये समाप्त होने लगती है और रिमॉडलिंग संभव है। तो हड्डियों के विकास को एक्सरे द्वारा देखकर चिकित्सक उम्र का पता लगा देखते हैं कि भाई कितना वो है, उनके विकास को देखकर मालूम हो जाता है। तो अस्थियां कई प्रकार की होती है, लंबी, बेलनाकार, पेलन की तरह का, और चपटी, ये सब इनके सब उत्तर हैं। इसको आप इंग्लिश वाले में पढ़िएगा तो आपको अधिक समझ में आएगा, हिंदी वाला न पढ़िएगा क्योंकि हिंदी में इतना समझ में मुश्किल पड़ेगा। इंग्लिश वाला पढ़िएगा और ये मिल जाएगा उसमें आपको गूगल में। तो हाथों की ऊपरी भुजा कंधों जुड़ी होती है। देखिए हाथ, ये हाथ है तो ये भुजा, ये जो है हड्डी ह्यूमरस, ये वाली ह्यूमरस हड्डी है, ऊपर वाली भुजा ह्यूमरस है, ह्यूमरस हड्डी से जुड़ी हुई है। ऊपरी कंधा, ऊपरी सिरा कंधे से जुड़ा होता है। कंधे के सामने की ओर 2 कॉलर बोन होते हैं, आप लोग कॉलर बोन सब लोग जान रहे होंगे, कॉलर बोन ये है। उनके पीछे त्रिभुजाकार हड्डी स्कैपुला, ये जो इसको पखौरा जिसको बोलते हैं वो होती है, वो ट्रायंगुलर होता है ना, वहां पर तो स्कैपुला होती है। ह्यूमरस का निचला सिरा कोनी के जोड़ से जुड़ा है, कोनी का जोड़ ये है। इस जोड़ के पीछे यहाँ नीचे रेडियस और अल्ना 2 तरह की है। रेडियस जो है आप अंगूठे की तरफ रेडियस आती है ये वाली, और अल्ना दूसरी तरफ आती है छोटी उंगली की तरफ। तो ये अग्रभुजा का फोर आर्म का निर्माण करती है। इसके निचले सिरे कलाई की हड्डी जुड़े हुए हैं, इनकी अंगुलियों को 3-3 हड्डियां हैं। तो यहाँ पर इसको बोलते हैं कार्पल। यहाँ हड्डियां 5-6-7 हड्डियां हैं, 7 कार्पल, मेटाकार्पल, और उसके बाद ये फेलेंजेस 3 हड्डी। एक देखिए जो 1 2 3 हड्डी है, यहाँ पर 3 हड्डी ये है, और यहाँ ये है एक हड्डी यहाँ पर है। तो मेटाकार्पल और ये फेलेंजेस। स्पाइनल कॉर्ड में गर्दन की सबसे पहली कशेरुका जोड़ खोपड़ी जुड़ी हुई थी। पहले ये ऊपर से यहाँ से जुड़ी हुई खोपड़ी जुड़ी हुई थी। फर्स्ट C1, तो इसको होता है C1 को हम लोग बोलते हैं, नोट कर लीजिए कहीं, C1 को हम लोग बोलते हैं यस बोन। ये मूवमेंट जो है C1 से आना है। और C2 को बोलते हैं नो बोन। C1 का नाम है एटलस, नोट कर लीजिए कहीं, C1 का नाम है एटलस। तो एटलस हमारा जो है वो खोपड़ी से जुड़ा हुआ है। एटलस एक ग्रीक देवता है, एटलस एक ग्रीक देवता है, जो माना जाता है कि उस देवता ने पूरे ब्रह्मांड को, पूरी पृथ्वी को अपने कंधे पर उठा रखा है। ऐसे उसका आकृति आपको देखे होंगे, फोटो में कहीं दिख जाता है, तो वो माना जाता है एटलस देवता। तो उसी तरह जो हमारी C1 है, उसने इस सर के बोझ को अपने उसमें उठा रखा है, इसलिए उसको एटलस कहा जाता है। तो एटलस, ठीक है, एटलस। सर का बोझ तो होता ही नहीं है सर तो खोखला होता है। नहीं, अरे बोन तो है ही पूरे, बहुत वजन बहुत होता है ना इसका, सर का, ये बोन तो है ही पूरी। हल्का होता है ना, अगर भारी होता तो हम लोग उठा भी ना पाते ना। ना, हल्का होता है इसलिए कि वाटर में रहता है, इसलिए हल्का होता है। भारी तो बहुत है, हल्का इसलिए लगता है आपको, वजन नहीं मालूम होता क्योंकि वो 50 ग्राम भार का होता है, दिखाई पड़ता है, लेकिन है भारी होता है। बोन है पूरी, ये बोन, इसका बहुत मजबूत बोन है ये वाली। तो ये बोन, इस बोन को उठा रखा है इन सबके तुलना में। हाँ, सर बहुत भारी होता है, इसीलिए सर देखिए तो सर तुरंत डूब जाता है, तो सर डूबना चाहता है, इसीलिए तो सर में होता है। तो वो इससे जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको जो है ऊपर से जुड़ा हुआ। तो यहाँ हुआ पहले वाले जोड़ कौन सी, C1 उसको एटलस बोलते हैं। C2 को एक्सिस बोलते हैं, वो नो बोन। C2 नो बोन का मूवमेंट देती है, C2, ठीक है। फिर खोपड़ी के कई भाग होते हैं, कपाल, ये पूरा
मस्तिष्क होता है, सामने की ओर दो गोल गहरे गड्ढे ऑर्बिट होते हैं, आई ऑर्बिट, सामने नाक की हड्डी, नीचे ऊपरी जबड़ा मैंडिबल, और नीचे निचला जबड़ा, ऊपरी जबड़ा मैंडिबल, और इसके नीचे निचला जबड़ा कान के पास की टेम्पोरल हड्डी से निकले हुए, हाँ ये टेम्पोरल हड्डी है, ये टेम्पोरल हड्डी होगी, यहां से जुड़ा होता है। कई जोड़ हैं, दिखाई नहीं पड़ते, समझ में नहीं आते। फिर ऊपरी और निचले जबड़े में 16 दांत अंदर है। दांतों का कंसेप्ट है 2 1 2 3, नोट करिए 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। तो दो, ये एक तरफ का आइडिया है, 2 1 2 3 इस तरफ और 2 1 2 3, मतलब 2 1 3 2 5 3 8, 8 एक तरफ राइट में, 8 नीचे, 16, 8 इधर, 8 8 8 करके चारों 4 बार हैं, तो वो 2 1 2 3 कॉम्बिनेशन है। ठीक है, दो सामने के होते हैं, दो वाले दांत सामने के, इंसीजर, फिर उसके बगल में एक होता है कैनाइन, तो 2 1 हो गया, फिर 2 हो गया प्री मोलर, और फिर हो गया मोलर 3, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ठीक है, इसी तरह कैनाइन। तो ये ऊपरी धड़ की पसलियों के 7 जोड़े स्टर्नम से जुड़े होते हैं, और पीछे की पसलियों से, पीछे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ रही है उससे जुड़ जाते हैं, ये पीछे जाके जुड़ जाते हैं, सामने आपको रहती है। सामने जो है नीचे के 2 पसलियों के अग्रभाग स्वतंत्र होते हैं, तो ये वाले 7 जोड़ी जो है वो तो जुड़े होते हैं स्टर्नम से, बीच वाले से, और 2 ओपन रहते हैं, फ्लोटिंग जिसको बोलते हैं। पेल्विस की अस्थियां 2 समान भागों की बड़ी अस्थियों से मिलकर बनी है। देखिए उसमें भी जोड़ है, दिखाई नहीं पड़ता, तो पीछे की ओर 2 तरह की ऐसे बन के बनी हुई है। ठीक है, इसके दोनों तरफ कूल्हे के जोड़ों में जांघ की लंबी फीमर, सबसे बड़ी फीमर हड्डी होती है, सबसे बड़ी फीमर होती है, जो जांघ वाली हड्डी है वो फीमर कहलाती है, सबसे लंबी होती है और मजबूत होती है। इसका निचला सिरा घुटने के, और फिर निचला सिरा टिबिया फिबुला नामक 2 अस्थियों से जुड़ा हुआ है, तो टिबिया फिबुला होगा। फिर उसी तरह कैल्केनियम और टेलेस मिलकर के एंकल जॉइंट का निर्माण करते हैं, वो लास्ट वाली में हड्डियां, जो पंजे की हड्डियां हैं वहां पर, और इनको टार्सल बोलते हैं। ये वाली जो हड्डियां हैं 7 होंगी, टार्सल बोलते हैं। और उसके बाद फिर उसी तरह हाथों में जैसे है मेटाटार्सल, ऊपर वाले कार्पल था मेटाकार्पल, और यहाँ पर टार्सल टार्सल पैर में टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस। ठीक है, तो 7 टार्सल है, 7 टार्सल हड्डियां हैं और 5 मेटाटार्सल हैं, और उसके 3 अलग से फेलेंजेस है। क्लियर? आगे चले, निशी मैम आगे चले, मंजीत मैम आगे चले। यस सर। ठीक, दोबारा जब पढ़ेंगे तो और अच्छा लगेगा। अभी तो हम लोग एक बार देख रहे हैं रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब ब्रेन, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम आर द कंट्रोलर। शरीर के सारे कामों को करने के लिए 2 तंत्र बनाए गए हैं, जो मैनेजर की भूमिका में है। किसी फैक्ट्री में जो मैनेजर की भूमिका वो उनकी है, वो बताते हैं कि कहाँ कितना सामान जाना है, कहाँ ना आना है, कितना आज चाहिए कि नहीं चाहिए, उनको कम चाहिए, उनको अधिक चाहिए, ये सारी चीजें। इस सिस्टम के बाद अगर कोई और सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम कहा जाता था तो उसको रिप्रोडक्शन सिस्टम है। प्रत्येक जाति माने ये नहीं कि वो आप ब्राह्मण है, ये जातिवाद नहीं, जाति माने जीव की जाति। हम मानव है, ये मानव जाति, वो पशु है पशु जाति, वो सिंह है वो सिंह की जाति, ये जो बात कही जाती। प्रत्येक जाति, मानव सब जितने भी वृक्ष पादप सब, प्रत्येक जाति चाहती है कि जब वो नहीं रहे, क्योंकि जो जन्म ले रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है, तो प्रत्येक जाति चाहती है कि उसके बराबर का, उसकी तरह का कोई एक जीव जरूर रहे, ताकि वो अपने पीछे कोई एक अपना जैसा जीव छोड़ सके। यहीं से भावना शुरू होती है रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन एक ऐसा सिस्टम है, हम लोग जो है इसको बोलना चाहिए कि कुछ लोग होते हैं जो अंडों के माध्यम से जन्म लेते हैं,
हम लोग अंडज नहीं है, हम लोग यहाँ जब दो मिलते हैं स्पर्म, और दो मतलब मेल और फीमेल दोनों मिलते हैं, तो उनके क्रोमोसोम्स होते हैं, सबके में क्रोमोसोम होते हैं। तो सब 46 टोटल मिला करके 23 पेयर माने 46 क्रोमोसोम होते हैं। तो इन क्रोमोसोम के आविष्कार करने का कंसेप्ट ये था कि यही तय करते थे कि अगर हम 46 की बात कर रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि मानव है। अगर हम हाथी की बात करें तो उसके अलग क्रोमोसोम होंगे, उनकी संख्या अलग होगी, तो हम कह सकते हैं कि ये हाथी है। तो यानी क्रोमोसोम के आधार पर ये बताया जा सकता है कि ये पुरुष मानव है, या ये पेड़ है, या ये कौन सी जाति है। ठीक, तो 46 में 23 इधर 23 इधर, तो 23 में 22 पेयर 22 पेयर माने 22 गुना 44, तो 44 ऐसे होते हैं जो ऑटोसोम होते हैं, हम इनको क्रोमोसोम बोलते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम क्या मतलब 40 जो 23 गुना 46 टोटल, तो 44 ऐसे क्रोमोसोम होते हैं जो आपके अन्य भागों की, पूरे शरीर के अन्य भागों की रचना करते हैं, कि मतलब आंख, नाक, मुंह और सब तो कॉमन है। तो कुछ चीजें जो कॉमन है वो हमारे 22 पेयर यानी 46 वो 44 पेयर करते हैं, वो क्रोमोसोम तय करते हैं कि यह आंख कैसी होगी, बाल कैसे होंगे, आंखें काली होंगी, आंखें नीली होंगी, कान लंबे होंगे, कान कैसे होंगे, होठ कैसे होंगे, शरीर के सारे अंग, हाथ पैर कैसे होंगे, ये सब तय करते हैं। दो होते हैं, अब दो बचे, दो मतलब 1 पेयर। तो 1 पेयर कैसे हुआ? एक पेयर में अगर वो फीमेल होगा, अगर फीमेल होगी तो वो उसका 44 तो एक तरफ होंगे, दो होंगे XX क्रोमोसोम। अगर पुरुष होगा तो वो XY क्रोमोसोम होगा, X और Y। तो ये उसकी आकृति के आधार पर निर्धारण है। X Y से बड़ा होता है, लेकिन नेचर के हिसाब से जो बनाए गए, जो स्टडी की गई, उसमें Y प्रिडोमिनेंट होता है, Y प्रिडोमिनेंट होता है। तो अब ये 22 तो तय कर लिए, यही X जो X है, यही वाला आपस में जो इन्हीं का इंटरेक्शन होता है, तो X से सब X मिलता है मेल से, और फीमेल के X अगर X मिल गए तो अल्टीमेटली आपका जन्म होगा लड़की के रूप में। और अगर मेल का Y और फीमेल का X मिल गए तो XY मिल करके पुरुष का निर्माण करेंगे। ये इस तरह ये, तो जब स्पर्म और ओवा दोनों फर्टिलाइज होते हैं तो उसमें उनके पास एक जाइगोट बनता है, और जाइगोट वही तय करता है, अब वो उसमें X अगर XX है तो वो फीमेल, और XY है तो वो मेल चाइल्ड। फिर वहां से वो अल्टीमेटली 6 दिन बाद आता है यूट्रस में, 5 से 6 दिन लगता है। यूट्रस में जब आके चिपक जाता है तब अल्टीमेटली उसको माना जाता है कि अब वो उसके लिए प्रेगनेंसी तय हो गई। ठीक, तो पुरुष के अब ये क्या है, स्त्री पुरुषों में अलग अलग तरह के प्रजनन अंग होते हैं, बाह्य जननांग और आंतरिक, मतलब बाहरी गोनेट्स और आंतरिक गोनेट्स, ये कंसेप्ट है। तो जो बाहर से दिखाई देते हैं उन्हें बाहरी बोलेंगे। जो पुरुष के बाह्य में कौन है, उनमें पेनिस है, और उसमें दो टेस्टिकल्स है, 2 टेस्टिकल्स होते हैं। तो ये जन्म के पहले, और लेडीज में जो है उनमें उसको बोलते हैं कंबाइंड रूप से वल्वा बोलते हैं, और उसके जो है एक मिल्क ग्लैंड्स होती है, तो मिल्क में ब्रेस्ट होते हैं। तो अब मेल का जो है स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फंक्शन बहुत सरल है, लेकिन फीमेल का स्ट्रक्चर बहुत सरल है, फंक्शन बहुत कठिन है। तो स्त्रियों के आंतरिक जननांग में उनका यूट्रस, उसके बाद जो फेलोपियन ट्यूब,
और ओवरीज, तीन मेन है। ओवरीज में ओवा डेवलप होता है, मतलब वही डेवलपमेंट होता है ओवा में। जो फेलोपियन ट्यूब होती है, फेलोपियन ट्यूब जिसको डिम्बानिया बोलते हैं, तो फेलोपियन ट्यूब में ही जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहीं पर वो वेट करता है और वहीं पर मेल स्पर्म आकर के उसको मतलब इम्प्रेग्नेट करता है। फिर उसके बाद वो जब आता है तो 5 दिन बाद फिर वो यूट्रस में आके चिपक जाता है। यूट्रस में उसका जो है जन्म वो डेवलप होता है और लगभग 280 डेज में, हाँ तो 280 डेज उसका 288 +- 7 होता होगा, +- 7 है, यस। तो वो उसके बाद वो बाहर वो संसार में जन्म लेता है। तो ये पेल्विस, जो इनर पेल्विस जो बोलते हैं, जो उस पेल्विस के अंदर होते हैं, तो उसी तरह पुरुष के जो आंतरिक हैं, इंटरनल वाले हैं, तो उसमें जो ही टेस्टिकल्स हो गए और अंदर आंतरिक जो में टेस्टिकल तो बाहर है, अंदर में एपिडाइडिमस बोलते हैं, और वो वैस डिफरेंस, और उसके बाद उसका नाम होगा यूरिनरी ब्लैडर के पहले हमारे वो प्रोस्टेट ग्लैंड, ये सब आपका आता है उसमें 3 में, अंदर वाले में, आंतरिक वाले में। तो डिंब ग्रंथि क्या है? तो डिंब या अंडे का निर्माण करते हैं, ये करते हैं जो ओवा का निर्माण करते हैं, ओवम जिसको बोलते हैं, और जो ये एपिडाइडिमस वगैरह होता है, वैस डिफरेंस वगैरह होता है, ये हम स्पर्म का निर्माण करते हैं, और जब दोनों मिलते हैं तो उनकी रचना होती है, तो एक भ्रूण की रचना होती है। यही आधे क्रोमोसोम 23 होते हैं, तो दोनों एक तरफ 23 एक तरफ 23, और 46 हो जाते हैं, तो उसमें 23 में कौन, अगर XY है तो वो हो जाएगा, और XX है तो लड़की हो जाएगी। ये दोनों इसी पर जो सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं, इन्हीं पर निर्भर करता है कि लड़का होगा या लड़की होगी। तो यही वाला जो है, लेकिन जब X के साथ Y मिलता है तो बाय नेचर Y इज डोमिनेंट, इसलिए वो लड़का तब होता है। ऐसा नहीं कि X भी तो हो सकता है प्रेडोमिनेंट, लेकिन नहीं, वो X और Y मिलेगा तो Y छोटा है लेकिन Y प्रेडोमिनेंट है, इसलिए वो लड़का ही होगा। इसलिए लड़का या लड़की होना मेल पर ही डिपेंड करता है, इसमें फीमेल की कोई भूमिका नहीं है। नाउ वी कम टू एंडोक्राइन। हम लोग का इतना सामान्य रूप जानना है, आगे हम लोग बहुत स्टडी है इसमें, सेकंड सेमेस्टर में पूरा पढ़ाया जाएगा। लेडीज को इतना दोष क्यों दिया जाता है कि तो लड़की या लड़का? वो समाज के कहानी से बता रहे, सब कह रहे हैं, लेकिन समाज का है, समाज को माना जाता है। पढ़े लिखे ये किसने पढ़ा है? ये वाला कितने लोगों ने पढ़ा है? ये साइंस कितने लोगों ने पढ़ी है? पढ़ी नहीं, तो पढ़ी जानते नहीं, वो जानते नहीं, स्टडी नहीं करते। तो अधिकांशता तो वही है, जो इसको पढ़ेगा वो ना समझेगा कि वाई क्रोमोसोम प्रेडोमिनेंट कैरेक्टर वाला है, इसीलिए अभी आज लड़कियां डोमिनेट हो गई, वो है ना। तो एनीवे, नाउ वी कम टू एंडोक्राइन सिस्टम। नाउ हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम पे आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, अब ये ग्रंथियां क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम क्या है? 2 तरह के सिस्टम है। एक सिस्टम है कि कोई भी चीज आपको, कोई ग्रंथि हो, कोई ग्लैंड हो, और वहां से कोई जन्म ले, वहां से कोई सिक्रेशन हो, कोई रस पाचक रस, कुछ भी मान लीजिए उसको, तो कोई चीज लिक्विड तरल रूप में वो सीक्रेट हो, और सीक्रेट होने के बाद वो जा करके किसी आधार पर, यानी चाहे ट्यूब हो, चाहे कोई किसी तरह का बेस हो, प्लेटफॉर्म कोई हो, उसके माध्यम से कोई जाती है, तो उसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये कि ये इनका कोई ऐसा नहीं है कि आप ये रक्त में सीधे, रक्त कैपिलरी बंद है, उसके बगल में हमारे यहाँ आपने देखा है कि हमेशा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड में भी डाल देंगे तो भी तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि अंदर बाहर होता रहता है। तो ये इस माध्यम से होता है, इनका अपना कोई अलग से कोई ट्यूबिकल स्ट्रक्चर नहीं है भेजने के लिए, और बस ये सीधे के सीधे रक्त में डाला और वो पहुंच गया। तो ये तंत्र है एंडोक्राइन सिस्टम। तो इसमें जो है
हम लोग पढ़ते हैं आगे चल। तो ये क्या करते हैं, ये शरीर के बहुत सी महत्वपूर्ण क्रियाएं और परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो ये कह रहे हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां वो ग्रंथियां हैं जिनके स्राव नलिकाओं द्वारा किसी को ट्यूबिकल स्ट्रक्चर द्वारा नहीं जाते हैं, बल्कि सीधे रक्त प्रवाह में चले जाते हैं, यानी वहीं डाल दिया जहां पर है वहीं पर, तो उससे जो है पूरे शरीर में ब्लड के थ्रू ट्रांसफर हो जाता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द, सबसे पहले सबसे नोट कर लीजिए, कहीं नोट करना चाहते हो कोई, हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑर्केस्ट्रा ऑफ दिस एंडोक्राइन सिस्टम। चीफ ऑर्केस्ट्रा है वो, हेड ऑफ द ऑर्केस्ट्रा वही है। कौन है, नाम क्या है, हाइपो बोलिए, हाइपोथैलेमस। यस निशी मैडम, हाइपोथैलेमस नोट कर लो, ये सब चीजें वहां से बताओगे तो समझ में तुम्हारे। हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑर्केस्ट्रा। हाँ सर। चीफ ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, ये पूरा सारा पूरा सिस्टम का वो सबसे ऊपर है, जो मैं, आप सीईओ कह लीजिए, मैनेजर कह लीजिए, जो कहना हो कह लीजिए। नाउ वो क्या करता है, वही सारी चीजें तय करता है। पहले वो कहता है कि ये काम करो, वो सब निकाल देता है वहीं से निकालता है ये काम, वो स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकालता है, कहता है ये काम करो। फिर वो इनहिबिशन रोकने की काम भी तो एक सिक्रेशन कर देता है कि रोको। वो ऑर्डर देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट है, एक आगे का एक पीछे का, आगे पढ़ेंगे, एक सामने एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो एंटीरियर है, एंटीरियर सामने वाली, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये मास्टर है, ये चीफ, जैसे अगर स्कूल की बात करें तो वो मैनेजर हो जाएगा और ये हो जाएंगे प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल है, वो इनको इंफॉर्मेशन देता है, कहता है ये काम करो, तो ये वो काम तुरंत शुरू कर देते हैं। ये इस ग्लैंड को बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाना चाहिए। और इस पॉइंट को, ये भौतिक सुखों के स्वामी है, भौतिक सुख यही तय करती है। सबसे अधिक रोल इसी का है, पिट्यूटरी ग्लैंड का। ठीक है, तो कैसे देखें, अभी क्या निकलता है, क्या जहां पर TSH लिखा, थायराइड उत्तेजक हार्मोन, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है, हम लोग इसका टेस्ट कराते हैं, ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। वो थायराइड को बोलता है कि आप ये काम करो। वो प्रिंसिपल की तरह जाता है और कहता है कि बच्चों पढ़ो, तो पढ़ने के लिए बोलता है। TSH जहां SH लिखा हो, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो पिट्यूटरी बनता। तो हार्मोन थायराइड के सभी कार्यों, आयोडीन को थायराइड हार्मोन में बदलने, रक्त में प्रवाह को नियंत्रित करने में सब कहता है कि भैया ये काम तुम, थायराइड अपना काम करो। और थायराइड क्या करता है, थायराइड T4 और T3 का निर्माण करता है, T4 और T3 का निर्माण करता है। तो TSH की भूमिका है यहाँ पर। दूसरा क्या है, ACTH, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब ये कॉर्टिजोन वाला है, कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथ निकालता है। तो एड्रिनल किडनी के ऊपर स्थित होते हैं, तो उसमें से निकलने वाले हार्मोन को कहता है कि आप कम निकाल रहे हो, काम करो। तो ये पेशी ग्लाइकोजन की वृद्धि, जैसे इसमें पेशी में ग्लाइकोजन, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, पेशी को जो दौड़ने के लिए जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की, तो वो कहां से लाए, तो वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर लेता करके और मसल्स में रखे जाते हैं। लीवर रखता है और यहाँ भी पेशी में खून रखता है, ताकि कभी आप मान लीजिए कोई सांड मिल गया, दौड़ा लिया, तो आप दौड़ रहे हैं ना, तो आपको चाहिए पैरों में हाथों में ताकत चाहिए, तो पेशी ग्लाइकोजन पहले से इकट्ठा रहता है, तुरंत वो मूवमेंट करने लगता है। ग्रोथ हार्मोन, जो भी बच्चा शुरू में होगा तो जब जन्म लेगा तो बढ़ना चाहेगा, तो वृद्धि हार्मोन, यही हार्मोन जो है वृद्धि में सहायक करेगा। ये कम हो जाएगा तो ग्रोथ घट जाएगी। ये तो अगर बच्चों को बढ़ानी है तो हम लोग ग्रोथ हार्मोन को टोन कर दीजिए। तो किसको टोन कर दीजिए, पिट्यूटरी को। तो पिट्यूटरी माने कहा, पिट्यूटरी माने TW3 हमारे यहाँ। अगर आप लोग ट्रिपल बार्मर पढ़ रहे हैं नहीं मैडम, निशी मैडम ट्रिपल बार्मर आगे पढ़ेंगी, तो TW3 पॉइंट है, नोट कर लीजिए, TW3 इज द पॉइंट। तो TW3 को टोन कर दीजिए तो ये ग्रोथ हार्मोन हो जाएगी। फिर किडनी इसेंस को टोन कर दीजिएगा, वो हो जाएगा।
चलिए आगे। तो इसके श्राव से बच्चों की ऊंचाई बढ़ती है और श्राव कम होता है तो कदनाता ठीकना हो जाएगा। फॉलिकल उत्तेजक एफएसएच पुरुष में और नारी में, कोई भी पुरुष में भी, दोनों में एफएसएच ये ओवेरियन फॉलिकल्स में, लेडीज में ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है कि आप एक काम करो, और मेल में क्या करता है, स्पर्म के उसमें इसका स्पर्म की प्रोडक्शन में इसकी भूमिका है। तो एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल माने जो भी आपके जिनसे जन्म हो रहा है फॉलिकल्स का वो। उसी तरह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, लेडीज में भी क्या, कॉर्पस लुटियम, आप लोग कॉर्पस पढ़ेंगे आगे, कॉर्पस लुटियम के निर्माण में सहायक होता है, क्योंकि यही एलएच जो है यही जब बढ़ जाता है तभी ओवा ब्रेक होता है, अपने जगह से ओवरी से बाहर निकल के यही एलएच सर्ज करेगा, बढ़ जाएगा तो वो निकलेगा और अंत में फिर जाकर के वो आगे मूवमेंट कर जाएगा उसको और वहां फिलिपिन ट्यूब में आ जाएगा। तो और क्या करेगा, जब मदरली वो नहीं लगेगा तो उसका विकास भी करेगा, क्योंकि वो उसमें मिल्क ग्लैंड्स डेवलप होनी चाहिए। पुरुषों में यही काम करेगा और टेस्टिकल्स में प्रभाव करेगा ताकि टेस्टोस्टेरोन बढ़े और ताकि सारे जो मेल फादर बनाने की भूमिका में वो आ जाए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के पिछले खंड से दो हार्मोन निकलते बहुत महत्वपूर्ण है। ऑक्सीटोसिन, दिस इज नोन एज, ये जो है लव हार्मोन माना जाता है, ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन के रूप में है। तो ये दोनों काम करता है, लेडीज में भी। तो ये क्या करता है, यूट्रस की पेशियों पर प्रभाव डालता है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। तो ये इसका रोल वहां भी होगा जब बर्थ होने होगा, तो बर्थ में भी इसको ये का जरूरत पड़ती है। और जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय भी ऑक्सीटोसिन का रहता है, वो उसको मेल के स्पर्म को अपने में अट्रैक्ट करता है ऑक्सीटोसिन। और जब मिल्क ग्लैंड्स के लिए भी ये उनको करेगा तो वहां पर आगे प्रभाव पड़ेगा। तो दोनों भूमिका है इसकी। एंटी डायरेटिक हार्मोन, ये क्या है, डायरेटिक का है, जो है यूरिन में एंटी डाईयूरेटिक, मतलब अधिक मात्रा में मूत्र की मात्रा अधिक हो रही है कभी, तो उससे ये होता है कि भाई उससे साल्ट में चले जाए, है ना। तो सारे जो साल्ट मतलब आपका सोडियम वगैरह सब निकल जाता है, तो उससे जो है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन ये भी जो है बढ़ाया जाता है। जब बढ़ता है तो क्या होता है कि जो नलियों में पानी जो ऐसा ना ट्यूब यूं होती है, बाहर निकलना है, उसके पहले ही इसको रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। जरूरत हमको अभी है, वहां से निकला मेन उससे, लेकिन यहाँ बीच में उसका लंबा दायरा कर दिया जाता है ताकि कोई जरूरत हो तो ये फिर उसको गुर्दे, मतलब गुर्दे माने किडनी रीअब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अगर कम निकलेगा तो मूत्र की मात्रा बढ़ जाएगी, यूरिन बढ़ जाएगा। और अगर कभी कभी यूरिन में अगर आपने बहुत चीनी खा लिया तो शुरुआत में क्या ग्लूकोज निकलने लगता है, शुगर निकलने लगती है, तो कहते हैं शुगर नहीं होती, इसको डायबिटीज इंसिपिडस बोलते हैं इस बीमारी को। अगर ये बाय द वे आपने शुगर बहुत अधिक ले लिया, ग्लूकोज खूब फाक लिया, तो शुरुआत में आपके यूरिन से वो शुगर जाएगी, तो उसको ये मत मानिए, कोई ये ना माने कि डायबिटीज, ना डायबिटीज इंसिपिडस कहलाती है, वो डायबिटीज मेलाइटस है। थायराइड, ये सामने की ओर होती है और इस ग्रंथ में आजू बाजू दो हिस्से होते हैं। ये कहा सामने, यहाँ पर होती, गले में होती। थायराइड ग्रंथ थायरॉक्सिन नामक हार्मोन शोधित करती है। तो इससे क्या होता है, आपको जो मेटाबॉलिक एक्शन होते हैं वो इसकी वजह से होते हैं। तो वृद्धि हार्मोन के साथ मिलती है, ग्रोथ हार्मोन के साथ मिलती है, और ये बच्चों से लेकर सब में ग्रोथ में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसीलिए थायराइड को जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। थायराइड सिर्फ मस्तिष्क के विकास में सहायक है, इसलिए थायराइड का थायरॉक्सिन हार्मोन के कम सेवन से अंगों की बाढ़ में विकृति आती है, मतलब अंग ठीक से डेवलप नहीं करते, और अगर अधिक होते तो हाइपर थायराइडिज्म हो जाता है। इससे ग्रंथि का आकार बढ़ने से घेंघा नामक रोग हो जाता है। तो आयोडीन की कमी से ये होती है। पैराथायराइड,
थायराइड ग्रंथियां उसमें जो थायराइड है उसे ऊपर मटर की तरह दाने के आकार की 4 लगी हुई है, ऊपर 2-2, ठीक है, तो 4 वो है। इसमें पैराथार्मोन नामक हार्मोन निकलता है। ये क्या करता है, कैल्शियम और फास्फोरस के, जैसे बोन में कितना बोन में जाना है, यही कैल्शियम फास्फोरस ये तय करता है, कितना बोन से निकलना ये सब तय करता है। तो ये इन सब के पैराथार्मोन इसमें आपका नियमन करता है, नियमन रेगुलेशन करता है। अगर हार्मोन अधिक हो गया तो क्या करता है कि हड्डियों से रक्त में निकाल देता है, हड्डियों को निकालता है, वहां से निकाल लेता है फास्फोरस और ये कैल्शियम, और वहां तुरंत रक्त मिला देता है। तो ये जो अगर अधिक हो गया तो आपकी हड्डियां क्या हो गई, कमजोर हो जाएंगी, छिद्रमय हो जाएंगी, तो उसको बीमारी बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोमेलेशिया, ठीक है। और गुर्दों में पथरी बन सकती है। पैराथार्मोन की कमी से कैल्शियम कमी होती है और टिटेनस नामक रोग हो जाता है, जो कैल्शियम की दवा से ठीक हो जाता है। तो ये जो है, इसीलिए ये लेडीज में ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि बाद में वो ऑस्टियोमेलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस होने लगती है। एड्रिनल ग्लैंड, ये ग्रंथियां एक की संख्या में दोनों गुर्दे के ऊपर है। तो गुर्दे के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है। प्रत्येक ग्रंथि 2 भागों, अब उसमें एक कॉर्टेक्स माने ऊपर वाला भाग, मेडुला माने अंदर वाले भाग, तो 2 भागों में बटी हुई है। तो इसके अलग अलग हार्मोन स्रावित होते हैं। कॉर्टेक्स से मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, कार्बोहाइड्रेट और सेक्स हार्मोन निकलते हैं, जिसमें कॉर्टेक्स वाले हिस्से से सेक्स हार्मोन और कॉर्टिकॉइड्स ये निकलते हैं। और विभिन्न कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, कॉर्टिकोकॉइड्स, स्टेरॉइड्स, जो स्टेरॉइड है ना, तो स्टेरॉइड लेने की जरूरत नहीं, ये अपने आप इसमें है। तो ये स्टेरॉइड हमारे हैं, ये सोडियम पोटेशियम को शरीर से बाहर निकलने से रोकते हैं, इसलिए ये ऊतकों में पानी, अब वो चूंकि रोकेंगे तो हमारे उसमें पानी की मात्रा बढ़ जाएगी, और कुछ में ग्लूकोज शुगर भी मात्रा बढ़ जाएगी। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कार्बोहाइड्रेट के चयापचय के उत्तरदायी है। तो अब ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या है, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म होगा उसकी आवश्यकता है। तो अधिक मात्रा में स्टेरॉइड लेने से रक्तचाप बढ़ेगा, तो इसको अधिक नहीं लेना चाहिए। जबकि कुछ खिलाड़ी वगैरह या इस तरह जो चाहते हैं कि हम 5 सेकंड में अधिक रेस कर लें, उन सब वो ले लेते हैं कि हमारी उस समय की तुरंत शक्ति बढ़ जाए, लेकिन उससे नुकसान होता है, लिम्फेटिक ऊतकों के छद, लिम्फेटिक सिस्टम जो है फेल होने लगता है। सेक्स हार्मोन के अंदर पुरुषों में एंड्रोजन का और एस्ट्रोजन का, लेडीज में एस्ट्रोजन का स्राव होता है और मेल में एंड्रोजन का होता है। तो ये क्या होता है, जो उसमें टेस्टिकल्स में और उधर ओवरी में ये की तरह होता है, उन्हीं की कमी को पूरा करता है। अगर ये कमी हो गई तो एडिसन्स डिजीज हो जाएगा, और अधिक हो जाएगा तो कुशन सिंड्रोम हो जाएगा। आगे आप लोग पढ़ेंगे, लेकिन ये उसमें है, मानव शरीर विज्ञान में है पूरा, चैप्टर नंबर 9। एड्रिनल की मेडुला से 2 महत्वपूर्ण, अच्छा मेडुला से अंदर, मेडुला से जो अंदर वाले से एड्रिनल और नॉर एड्रिनल 2 निकलते हैं। एड्रिनल और नॉर एड्रिनल 2 निकलते हैं। कोई भी चोट दुर्घटना में एड्रिनल उसको अधिक मात्रा में निकलती है, उससे खतरों से बचाती है, फाइट और फ्लाइट वाला। गिरा हुआ रक्तचाप बढ़ जाता है, हृदय की धड़कने गति और शक्ति बढ़ा देती है, श्वसन क्रिया को तेज करती है। माने दौड़ना पड़े तो क्या करेंगे, ये सब खतरे से बढ़ाएंगे, हृदय को तेज करेंगे। थाइमस मदरली ग्लैंड है, ठीक है, चेस्ट में भी होती है, दोनों फेफड़ों के मध्य हृदय के लगभग ऊपर स्थित होती है। बच्चों में 2 वर्ष तक बढ़ती है, फिर सिकुड़कर छोटी हो जाती है, और वयस्क में बिल्कुल बहुत छोटी। तो ये इसको बोलते हैं धायमा जैसे 14 वर्ष तक बच्चे को लालन पालन करती है, उसके बाद उसकी उपयोगिता नहीं रहती है, वैसे थाइमस ग्लैंड 14 वर्ष तक बच्चों को खूब प्रोटेक्शन देती है, उसके बाद फिर नहीं रहती है। तो ये थाइमस ग्लैंड इस पावरफुल रहती है, इसलिए 14 वर्ष के बच्चों को कम इन्फेक्शन आते हैं। एंटीबॉडी और टी लिम्फोसाइट भी तैयार करती है थाइमस ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड लाल रंग की गुठली के आकार की होती है, ये मस्तिष्क के 3rd वेंट्रिकल्स के पीछे स्थित होती है, और इसका काम क्या है कि वर्चुअली ये नींद के लिए,
ये नींद का एक सिस्टम है कि ये पीनियल ग्लैंड से स्राव होगा तो नींद अधिक आएगी। ये इसका स्राव जो है अंधेरे में ही होता है, इसलिए और ये ग्लैंड ब्रह्मांड से आपका संपर्क स्थापित कराती है। अगर आपकी बहुत अधिक पीनियल ग्लैंड विकसित हो गई तो बच्चों में इसके विकसित होने से आपको वो जो फिजिकल आपका वो है वो कम हो जाएगा। इसीलिए गुफाओं कंदराओं में जो ऋषि मुनि रहते थे वो रहते थे ताकि दिन में भी अंधेरा लगे, पीनियल ग्लैंड हो और उनका सहस्त्रार चक्र ब्रह्मांड से दर्शन करने के लिए तैयार हो जाए। ये उसकी उपयोगिता है। रात में नींद अगर आप नहीं आती है तो पीनियल ग्लैंड के वाले पॉइंट पर हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। उसके 2 पॉइंट है। तो ये रात जब भी सोइए तो जब आपको नींद अच्छी चाहिए हो तो आप हमेशा कमरे को अंधेरा करके सोइए, तभी पीनियल ग्लैंड विकसित होती है, मतलब सिक्रेशन होता है, नहीं तो सिक्रेशन नहीं होता है। लिम्फेटिक सिस्टम, ये प्रतिरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका देता है, प्रोटेक्शन के, डिफेंस सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर है क्या, इसमें 3 देखिए, एक तो लिक्विड होगा, एक उसके सेल्स होंगी और एक ग्रंथियां होंगी जहां पर अब ग्रंथियां बिल्कुल मान लीजिए जो पहले ग्लैंड है कोई, ये हमारे पुलिस स्टेशन की तरह भूमिका में है। अब ये जो रक्त जो है हमारे न्यूट्रिशन भेज रहा है रक्त, लेकिन कोई गिर जाता है, जैसे ट्रक कोई लेके जा रहा हो कोयला, आपने देखा कोयला लेके जा रहा है तो कोयला गिरता जाता है, ऊपर है लदा हुआ, बाहर बंधा नहीं है तो कोयला ऊपर से गिरता जाता है। अब उस कोयले को जो सड़क वाले होते हैं बीन लेते हैं, अपने घर में उसका चूल्हा उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे कोई रक्त जो जा रहा है नलियों में छन गया, बाहर निकल गया, तो वो है तो यूजफुल, कहीं उसका यूज होना है, तो वो आया, उसको एक सिस्टम और है, ये क्या करता है उसी साथ जुड़ा हुआ है और उसको वापस ले आता है और हार्ट में ले आएगा, अल्टीमेटली उसको हार्ट में ले जाना बस। तो ये सिस्टम 2 वे नहीं है, सर्कुलेशन सिस्टम तो हमारा 2 वे वाला है। एक सेकंड तो जो रक्त आया, जैसे सर्कुलेशन सिस्टम में क्या है, ऊपर से हार्ट से नीचे गया, ऊपर भी गया, सब जगह गया और फिर वापस आ रहा है। यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ तो नीचे जो शरीर के चाहे ऊपर हो चाहे जहां भी, शरीर के बाहर भागों से हार्ट जुड़ जाता है, एक ही डायरेक्शन है। जैसे कहीं सड़क में लिखा होता है कि 1 वे, तो 1 वे है ये शरीर के बाहर से शरीर हार्ट हो जाता है, हार्ट से नहीं जाता कहीं, जो इकट्ठा कहीं गिर गया उसको ये ले आता है और फिर उसको भेज देता है। लिम्फ को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए इसमें वाल्व होते हैं, वाल्व जैसे वेन्स में होते हैं वैसे इसमें भी होते हैं। लसिका गांठें, इसको बोलते हैं लिम्फ नोड्स, आल्पिन के सिरे से लेकर बादाम के आकार तक की बड़ी हो सकती है। तो इसमें ही इससे गुजरती जरूर है, कोई भी आएगी जो वेसल्स, तो वो लिम्फेटिक वेसल इसमें होकर जाएगी। इन गांठों में क्या होगा, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है, और हम लोगों ने पढ़ा है श्वेत रक्त कोशिकाएं क्या करती हैं, डिफेंस का काम करती है, डिफेंस के काम करती है। तो यानी इन गांठों में ये हमारा वो है, सिपाही है जो हमारे श्वेत रक्त कोशिकाएं होती है। लिम्फ नोड्स जीवाणुओं को छानने काम करते हैं। ये क्या करते हैं, जो कोई जीवाणु हो उसको मार दिया, श्वेत रक्त कोशिकाएं हैं, WBC हैं, इस तरह से संक्रमणों को आगे जाने से रोकते हैं। रक्त के लिए लिम्फोसाइट्स नामक
श्वेत रक्त कोशिकाएं का निर्माण लिम्फ गांठों में होता है। ये लिम्फोसाइट है, इनका जो है लिम्फ नोड्स में इनका निर्माण भी होता है। लिम्फोसाइट का हम लोगों ने पढ़ा है उसमें कि जो इम्यूनोलॉजिकल एक्टिविटी में पढ़ा है, तो एंटीबॉडीज का निर्माण भी यही करते हैं, वही तो होता है, वही पर पूरा तैयारी होती है कि कैसे बनेगा, तो फिर उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन की सहायता से होता है। स्प्लीन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डिफेंस का, हमारे चाइनीज के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही स्प्लीन ऊर्जा बनाती है। तो ये तिल्ली ऊतक की बनी हुई सबसे बड़ी गांठ ही है ना, लसिका लिम्फेटिक उसकी। ये क्या करती है, रक्त परिसंचरण तंत्र का ही हिस्सा है, सर्कुलेशन सिस्टम का। ये बैंगनी लाल रंग की होती है और स्टमक के बाईं तरफ, नीचे बाईं तरफ स्थित होती है, और इसमें लुगदी की तरह पदार्थ भरा होता है जिसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं। इसमें फैगोसाइट्स होते हैं। फैगोसाइट माने जो मार देते हैं, कोई बाहर का जीवाणु आता है उसको मार देते हैं, तो ये इसको फैगोसाइट्स बोलते हैं। जब प्लीहा में लाल रक्त कोशिकाएं टूटती हैं तो भक्षण कोशिकाएं उनका भक्षण करती हैं। तो क्या होता है, कोई लाल रक्त को जब आरबीसी का समय जो है, कुल मिला एरोथ्रोसाइट का समय 120 दिन का है मैक्सिमम, तो उस समय या तो ओल्ड एज हो चुकी होती है या मरने लगती है। तो जब ब्रेक होने लगती है तो ये फैगोसाइट्स वहीं होती है स्क्रीन में, तो ये उसको मारती रहती है, तो भक्षण करती रहती है। ये उसका है। प्लीहा में रक्त के लिए ताजे लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। देखिए, लिम्फोसाइट का निर्माण भी यही करती है, विभिन्न संक्रमण से लड़ने में मदद करती है। यहाँ मॉडर्न साइंस कह रही है संक्रमण से मतलब इन्फेक्शन से लड़ने में। मलेरिया, टाइफाइड इत्यादि ज्वरों में प्लीहा का आकार बढ़ जाता है। तो स्प्लीन का आकार तभी बढ़ेगा जब इनका डिफेंस का सिस्टम बढ़ जाएगा, पुलिस अधिक आ जाएगी। तो रोगों के लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करती है स्प्लीन भी करती है। तो और विशेष परिस्थितियों में देखिए, भ्रूणावस्था में जब आप गर्भ में थे तो भी ये रक्त का निर्माण करती थी। ये रक्त का निर्माण तब भी करती थी, और लीवर, और जब बाद में कभी अभी कोई कठिनाई हो जाए तो भी ये रक्त का निर्माण करती है। कुछ विशेष परिस्थितियों, हेमोलाइटिस एनीमिया, रक्त ल्यूकेमिया में इसे ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं। ये पूरा सिस्टम आपका है। तो आप लोगों को जो है, जल्दबाजी तो नहीं हो गई मैडम? कोई जल्दा तो नहीं हुआ? बहुत बड़ा चैप्टर है ये, एक बार में सब पूरा सब चैप्टर के बारे में बताना होता है पूरा। बहरहाल जो है, अब सेमेस्टर 1 में जब पढ़ेगी निशी मैडम तो उनको अच्छा लगेगा, क्योंकि यही सब चीजें अगर पढ़ाएंगे, हो सकता है पढ़ावे, हो सकता है न पढ़ावे, ये भी हो सकता है कि न पढ़ाए, कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि अगर ये बहुत किताब इम्पोर्टेंट नहीं मानी जाती, वो दृष्टि देने के लिए वहाँ दृष्टि। तो हम लोग जो है जी, हाँ बोलिए, कुछ बोला है? नहीं, ठीक। चलिए, हम लोग खेमका सर को याद करते हैं, उनकी ऊर्जा को याद करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो ज्ञान हमारे पास है उस ज्ञान को हम बाहर भी ट्रांसफर करें, ताकि मुख्य धारा में बहुत सारी चीजें आती रहे, ज्ञान भी बढ़ता रहे, और कोई जिसको ज्ञान मिल रहा है वो और आगे किसी को प्रवाहित करे, उसको भेजे, ताकि सबका सपना पूरा हो। ईच वन साथ हम भी बैठ लेते हैं 2 मिनट का, और फिर हम लोग आते हैं। आज जो है हम लोग